वेल हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विवेक सर ट्यूटोरियल्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, मतलब जिसमें आपको ये पता लगेगा कि किस किस फीचर से या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या विशेषताएं होती हैं जिससे ये पता लग सकता है कि कोई केमिकल रिएक्शन सच में एक केमिकल रिएक्शन है भी या नहीं। या इन शॉर्ट कहें तो आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है कि अगर इन टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक होंगी और हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर इन 5 में से कोई एक भी, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, या कोई अगर एक भी प्रॉपर्टी या एक भी कैरेक्टरिस्टिक उस रिएक्शन में प्रेजेंट है तो हम कह सकते हैं कि वो रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बिना किसी देर के। हेडिंग डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और इसमें हम जो सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन को RxN डॉट करके आप लिख सकते हैं बड़े इजीली। अब यहां पे सबसे पहला पॉइंट जो है, पहली कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब एक तरीके से गैस का फॉर्मेशन होना, ठीक है, गैस का प्रोडक्शन होना या फॉर्मेशन होना, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो अगर रिएक्शन होने के बाद, मतलब एक रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट आपस में मिल रहे हैं और रिएक्टेंट के मिलने के बाद प्रोडक्ट साइड में आपके पास गैस बन रही है, गैस प्रोड्यूस हो रही है, देन वी कैन इजीली से, हम आराम से ये कह सकते हैं कि ये रिएक्शन जो है एक केमिकल रिएक्शन है। मतलब वहां पे अगर गैस आपको दिख जाए, कोई सी भी गैस दिख जाए, तो हम कह सकते हैं कि वो एक केमिकल रिएक्शन है। तो इसका जो एग्जाम्पल आप सेट करेंगे सबसे पहले वो है जो हम शुरू से ही करते आ रहे हैं, जब भी हमने कोई भी रिएक्शन का एग्जांपल दिया, चाहे रिएक्टेंट प्रोडक्ट का दिखाया, उसमें यहां पर यह आएगा Zn plus H2SO4 gives out ZnSO4 plus H2। ठीक है, इसमें हम एक्वस वगैरह नहीं लिख रहे हैं क्विक करने के लिए। बाकी यहाँ आपको पता है जिंक एक मेटल है, ग्रेन्यूल्स फॉर्म में, छोटे छोटे पीसेस, सॉलिड होगा। ये एक्वस फॉर्म में है सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक सल्फेट आपका जो है वो भी एक्वस फॉर्म में है। और लास्ट में आपके पास, अगर आपको ध्यान से देखें तो हाइड्रोजन गैस मिल रही है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस आपको मिल रही है। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट साइड में आपको गैस मिल रही है तो आप ये कह सकते हैं कि वो एक केमिकल रिएक्शन है। यानी कि पहली विशेषता किसी केमिकल रिएक्शन की ये हो सकती है कि उसके अंदर गैस प्रोड्यूस हो रही हो। एक खास बात और, अगर आपको गैस को दिखाना है कि वो प्रोड्यूस हुई है, तो रिएक्शन में जहां पर भी गैस प्रोड्यूस हुई है उसके जस्ट बगल में आप एक एरो ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखा सकते हैं। और ये जो ऊपर की तरफ एरो जा रहा है, ये आपको ये डिनोट करता है कि ये गैस है जो कि इवॉल्व हो रही है। ठीक है, मतलब कि ऑब्वियसली गैस है तो ऊपर ही उड़ेगी, तो उसको आप कहते हैं कि ये गैस है जो इवॉल्व हो रही है। और H2 बेसिकली यहां पर वो गैस है, हाइड्रोजन गैस, और उसी के बगल में आपने वो क्या लगाया है, एरो भी लगाया। अगर आपको नाम लिखना है तो आप लिख सकते हैं जिंक ग्रैन्यूल्स। फिर ये आपका आ जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, ये है आपका जिंक Zn, और SO4 को आप क्या कहते हैं, सल्फेट, तो जिंक सल्फेट। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल आप देख लीजिए। दूसरा एग्जांपल जो इसका है वो सोडियम कार्बोनेट को जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कंबाइन कराएंगे, सोडियम Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3, प्लस इसको आप क्या करवा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कंबाइन करवा रहे हैं। तो जब आप इसके साथ कंबाइन कराएंगे तो आपको जो गैस मिलती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर जो गैस आपको मिलेगी वो मिलेगी CO2। अब अगेन क्योंकि ये गैस है तो इसको आप एक ऊपर के एरो की तरफ से डिनोट कर सकते हैं कि आपने एक ऊपर एरो बनाया और उससे वो डिनोट होकर आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कौन सी गैस बन गई आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड। और भी जो प्रोडक्ट बनेंगे इनके वो देख लेते हैं कौन कौन से बनेंगे। अब देखिए CO2 गैस तो यहां पर बनी है, तो CO2 यहां से अलग हो जाएगा, यहां एक O बचेगा, यहां 2 Na है और यहां Cl है, तो NaCl बन जाएगा। बस इसके लिए क्या जरूरत है, बैलेंसिंग की जरूरत है। अब बैलेंसिंग क्या है वो तो हम आपको आगे वाले लेक्चर्स में बताएंगे, क्योंकि बैलेंसिंग का टॉपिक अभी आया नहीं है। पर फिलहाल डायरेक्टली करें तो Na2 यहाँ पे Cl2, तो ये हो जाएगा 2NaCl प्लस, और क्या बचा, एक H बचा है, एक O बचा है, तो 2H बचे, सॉरी H2O। तो बेसिकली ये रिएक्शन इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी, 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। और
ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा जो मेन पर्पस है वो ये है कि हम यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि किस तरीके से आपकी जो गैस है वो इवॉल्व हो रही है। अब ये हाइड्रोजन गैस है और यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। बाकी और भी बाय प्रोडक्ट हैं जो आप लिख सकते हैं, वाटर हो गया, फिर ये क्या है आपका सोडियम क्लोराइड हो गया। एक और खास बात ध्यान रखिएगा कि नोटबुक में कोशिश ये करनी है हमें कि रिएक्शन एक ही लाइन में आए, मतलब आप उसके नोटबुक के बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट करके और उस पेज के एक्सट्रीम राइट तक रिएक्शन को खत्म करने की कोशिश करिएगा। और अगर नहीं होती है, फॉर एग्जांपल रिएक्शन बड़ी हो जाती है, तो अगर प्रोडक्ट साइड का कुछ मटेरियल बचा हुआ है, कुछ सब्सटेंसेस बची हैं जो आपको प्रोडक्ट साइड में लिखनी है, तो आप इसी के नीचे लिखना। ये नहीं कि यहाँ खत्म हो गया तो नेक्स्ट लाइन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर वो रिएक्टेंट साइड आ जाएगा। ठीक है ना, बहुत बेसिक सी मिस्टेक है जो बहुत से बच्चे करते हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ कोशिश तो पहले ये करनी है कि जो रिएक्शन है वो एक ही लाइन में आए। इनकेस नहीं आ रही है, प्रोडक्ट साइड में कुछ बच रहा है, तो वो उसी के नीचे प्लस करके लिखना है, दैट विल बी डिसेंट एंड राइट। ठीक, तो ये दो रिएक्शन है जो आपको ये दिखा रही हैं कि इवोल्यूशन ऑफ गैस किस तरीके से आपके पास आएगा। बढ़ते हैं अपने दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की तरफ जो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो अब हम अपने सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की ओर चलते हैं जो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सबसे पहले तो बात यही आएगी कि व्हाट इज अ प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट क्या है बेटा, रिएक्शन के बाद जब जैसे रिएक्शन हो गई, आपने रिएक्टेंट्स को जोड़ दिया और रिएक्टेंट जोड़ने के बाद आपको प्रोडक्ट मिल गया, तो प्रोडक्ट जो मिला है उसके साथ साथ आपको एक सॉलिड सब्सटेंस जो मिलेगा, सॉलिड प्रोडक्ट ही बोलेंगे उसको भी, जो सॉलिड प्रोडक्ट रिएक्शन के बाद आपको मिलेगा, उस सॉलिड प्रोडक्ट को आप क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। जैसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं तो चाय जैसे बनती है, तो चाय जब बनती है तो चाय आपने सब कुछ जो भी मटेरियल उसमें चाहिए, दूध, चीनी, चाय पत्ती, पानी, जो भी है आपने उसे लिया, चाय बनाई। अब चाय जब बना दी तो चाय तो आप ग्लास में डाल देते हो, लेकिन जो वो बर्तन में बचता है, वो चाय पत्ती का जो मटेरियल बचता है अलग से, उसका तो कोई यूज नहीं है, बट देन अगेन वो सॉलिड प्रोडक्ट बच रहा है ना रिएक्शन के बाद, तो वो जो सॉलिड प्रोडक्ट बच रहा है उसको आप क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो इसको हम अगर डेफिनेशन लिखना चाहें प्रेसिपिटेट की तो क्या लिख सकते हैं, अ सॉलिड प्रोडक्ट left after the chemical reaction has taken place। जब एक केमिकल रिएक्शन हो जाए उसके बाद जो आपके पास एक सॉलिड प्रोडक्ट बचता है उसी को आप क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। इसके भी आपके पास एग्जांपल्स हैं, और एग्जाम्पल में इसके पास आपके सबसे पहला जो एग्जाम्पल है आपके पास वो आता है कि जब आप पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब आप लेड नाइट्रेट को कंबाइन करते हो तो आपके पास लेड आयोडाइड बनता है, और वही लेड आयोडाइड जो है वो एक येलो कलर के पीपीटी में आपको मिलता है। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम इसके आई इज आयोडीन, लेकिन क्योंकि बाद में आ रहा है इसलिए आयोडाइड प्रोनाउंस किया जाएगा, प्लस लेड मतलब Pb और नाइट्रेट इज NO3। तो पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट जब कंबाइन होंगे आपस में तो आपको मिलेगा लेड आयोडाइड PbI प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, और एक और खास बात है, एक मिनट में थोड़ा सा स्पेस दे दूं यहाँ पे। हाँ, एक और खास बात है कि ये जो आपको मिले हैं, नाम लिख लीजिए पहले, ये क्या है, के मतलब पोटेशियम, I इज आयोडाइड, Pb इज लेड और NO3 को क्या बोलते हैं हम, नाइट्रेट। ठीक है, तो पोटेशियम आयोडाइड और ये क्या हो गया, लेड नाइट्रेट। ये आपको क्या मिला है, ये आपको मिला है लेड आयोडाइड। अब ये जो लेड आयोडाइड है ये आपका पीपीटी है, मतलब कि प्रेसिपिटेट बचता है, और किस कलर का होता है, येलो कलर का। तो इसके नीचे मेंशन करके आपको लिखना पड़ेगा कि ये क्या है, एक येलो पीपीटी है। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है, वो पोटेशियम नाइट्रेट, तो इसका सिर्फ नाम लिखेंगे तो चलेगा, पोटेशियम नाइट्रेट। एक जो स्पेशल बात मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आपको याद हो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बताया कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, जब भी गैस इवॉल्व हो रही है तो गैस जो भी है, चाहे हाइड्रोजन है चाहे कार्बन डाइऑक्साइड है, आप उसके प्रोडक्ट्स जहां पर भी वो गैस बन रही है उसके जस्ट बगल में एक एरो ऊपर की तरफ दिखाइए जो ये शो करेगा कि वो एक गैस है जो इवॉल्व हो रही है। अब यहां पर क्या है, प्रेसिपिटेट है, सॉलिड प्रोडक्ट है जो नीचे बचता है रिएक्शन के बाद। ठीक है, बेस में, चाहे आप ट्यूब में करा रहे हो रिएक्शन, टेस्ट ट्यूब में, चाहे बीकर में करा रहे हो, कैसे भी करा रहे हो, जो सॉलिड प्रोडक्ट नीचे बच रहा है वो होता है आपका प्रेसिपिटेट। तो यहां पर जो एरो है, जैसे ये येलो पीपीटी बचा हुआ है, तो इसका जो एरो है वो नीचे की तरफ आएगा, मतलब डाउनवर्ड्स एरो आपको ये शो करता है कि वो जो पर्टिकुलर कंपाउंड है वो प्रेसिपिटेट है। ऊपर जो एरो जा रहा है वो क्या शो करेगा आपको कि वो एक गैस है।
ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास जो आएगा वो आता है बेरियम क्लोराइड का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। यानी जब आप बेरियम क्लोराइड को BaCl2, Ba मतलब बेरियम, Cl2 इज ऑब्वियसली क्लोराइड, को जब ऐड करोगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ, तो आपको मिलता है बेरियम क्लोराइड का, बेरियम सल्फेट का, बेरियम सल्फेट का सॉल्यूशन BaSO4, और साथ में आपको मिल जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन जो पीपीटी मिलता है वो किस फॉर्म में मिलता है? बेरियम सल्फेट की फॉर्म में, बेरियम सल्फेट की फॉर्म में आपको पीपीटी मिलता है। सबके नाम अब बार बार नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि ऑब्वियसली पता ही होंगे। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, H2SO4 एक सल्फ्यूरिक एसिड, और BaCl2 का लिख लेते हैं बेरियम क्लोराइड, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंबाइन करने पे आपको क्या मिल रहा है? बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये जो बेरियम सल्फेट है ये एक पीपीटी है, और आपको पता है पीपीटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एरो नीचे लगा के, और कौन से कलर का है? व्हाइट कलर का पीपीटी है, व्हाइट पीपीटी होता है, ठीक है। येलो पीपीटी लेड आयोडाइड की फॉर्म में, और व्हाइट पीपीटी आपको मिलता है बेरियम सल्फेट की फॉर्म में, जब बेरियम क्लोराइड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड कंबाइन होता है, ठीक है। तो दो तरीके की रिएक्शन आपको बता दी। एक, अगर गैस इवॉल्व हो रही है तो भी हम कह सकते हैं कि वो एक केमिकल रिएक्शन है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर प्रेसिपिटेट बन रहा हो, प्रेसिपिटेट माने कि जो सॉलिड प्रोडक्ट बच रहा है रिएक्शन के बाद, अगर वो बच रहा है तो भी वो एक केमिकल रिएक्शन है। फिर हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक की तरफ, जो है चेंज इन कलर। तो नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आ रहा है वो है कि चेंज इन कलर। अब चेंज इन कलर से साफ पता लग रहा है कि अगर रिएक्शन के बाद उसका कलर चेंज हो जाए। प्रैक्टिकल लाइफ में देखे तो चलो मान लो मेरे पास पानी है, और पानी में मैंने क्या करा, एक गिलास पानी में मैंने रसना डाल दिया या टैंग डाल दिया या कोई भी चीज, आपने मान लो टैंग डाल दिया, ठीक है। तो अब टैंग मान लो ऑरेंज फ्लेवर का था, तो ऑब्वियसली जो वाटर का कलर था कलरलेस, अब वो कैसा हो जाएगा? ऑरेंज कलर का हो जाएगा, यानी कि उसका कलर चेंज हो रहा है। तो मतलब कुछ ना कुछ रिएक्शन हुई है वाटर और टैंक के बीच में, ठीक है। तो अगर रिएक्शन होने के बाद जो भी प्रोडक्ट आपका बच रहा है उसका कलर चेंज हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो एक केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल, वो हो गई तो उसके बाद वो वापस नहीं आएंगी। यानी कि आप अब उस टैंक वाला जो ग्लास में पानी है उसको दोबारा से कलरलेस नहीं कर सकते, यानी कि वो एक केमिकल रिएक्शन है। बेसिक चीज तो यही है ना। बॉटम लाइन क्या है? केमिकल रिएक्शन वो होंगी जो इरिवर्सिबल होंगी, ठीक है ना। तो वही चीज है कि अगर आपने उसे ऑरेंज कलर का कर दिया है तो अब दोबारा से वो नहीं आने वाला, वो अपने कलरलेस वाले जो भी पहले उसका था वाटर का जैसा रहता है ना, कलरलेस रहता है, तो ऑरेंज हो गया तब उसके बाद वो कलरलेस नहीं हो सकता। यानी कि अगर केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज हो रहा है रिएक्शन के बाद, तो हम ऑब्वियसली कह सकते हैं कि वो एक केमिकल रिएक्शन है, और इसी से चेंज इन कलर उसका एक कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है। इसके दो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आपके पास हैं। जैसे सबसे पहला है आपका KMNO4। KMNO4 क्या होता है? ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट। ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम पर मैग्नेट होता है, ठीक है। अब पोटेशियम पर मैग्नेट जो होता है उसका कलर कैसा होता है? तो उसका जो कलर है वो होता है पर्पल कलर का। कैसा? पर्पल कलर। लो, पर्पल कलर का ही चौक मैंने यूज कर दिया। अब पता नहीं दिख रहा होगा या नहीं लाइट में, बट स्टिल पर्पल कलर। तो पर्पल कलर का आपके पास क्या होता है? पोटेशियम पर मैग्नेट होता है। अब इसमें क्या करते हैं? इसमें हम ऐड करते हैं सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड। तो जैसे ही, ये कोई रिएक्शन नहीं है, बस नाम बताते हैं, रिएक्शन ऐसा कुछ नहीं है। सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला वैसे तो बहुत बड़ा है, फिर तो इसमें हम रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, बस सिर्फ बता रहे हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है जो कि पर्पल कलर का होता है, जब उसमें आप सिट्रिक एसिड मिलाते हो तो उसका कलर पर्पल से चेंज होके कलरलेस हो जाता है। जैसा मैं आपको भी बता रहा था कि आपने एक गिलास पानी में टैंक डाल दिया और टैंक का पानी का जो कलर है वो कलरलेस से ऑरेंज हो गया, यानी कि केमिकल रिएक्शन हो गई। सिमिलरली पोटेशियम परमैंगनेट, ये थोड़ा केमिस्ट्री टाइप में आ गया ना लैब के हिसाब से, तो लैब में आपको टैंक तो मिलेगा नहीं, तो वही चीज है। पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का है, और उस पर्पल कलर को अगर आपको कलरलेस कन्वर्ट करना है तो आप उसमें क्या मिला सकते हैं? सिट्रिक एसिड। अब सिट्रिक एसिड कहाँ होता है? जितने भी सिट्रस फ्रूट रहेंगे, जैसे रॉ मैंगो हो गया उसमें होता है, ठीक। फिर आपके पास लेमन होता है, उसमें होता है। फिर आपके पास
और क्या होता है, ऑरेंजेस होते हैं, उसमें होता है, मतलब जितने भी सिट्रस फ्रूट, खट्टे फ्रूट जितने भी रहेंगे, सबके अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है। तो कोई भी लाओ और पोटेशियम परमैंगनेट में निचोड़ दो, तो आपका क्या हो जाएगा, वो पर्पल कलर से वो कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, आई होप आ गया होगा। अब दूसरा जो एग्जाम्पल है वो भी इसी के जैसा है, क्या के K2Cr2O7 क्या होता है, ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब कैसे कलर का होता है ये होता है ऑरेंज कलर का। अब ऑरेंज कलर की चौक तो है नहीं, तो लो येलो से कर देते हैं। कैसे कलर का है, ऑरेंज कलर का। ठीक है, अब ऑरेंज कलर का है कौन, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। अब इस कलर से इसको क्या करना है, कहाँ गया मेरा कलर, ग्रीन में। क्या करना है, इसको ऑरेंज कलर से ग्रीन कलर में कन्वर्ट करना है, और होता भी है, ऑरेंज कलर से ग्रीन में हो जाता है। अपना कलर कौन सा है इसका, ऑरेंज, और ऑरेंज से ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है कब, जब इसमें मिलाया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, SO2। जब आप इसमें SO2 कंबाइन करेंगे तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है ऑरेंज कलर से ग्रीन में चला जाएगा। इसका मतलब ये प्रूफ कर रहा है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। ये बहुत ही बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर रिएक्शन के बाद कलर चेंज हो तो ऑब्वियसली आपने सिट्रिक एसिड ऐड किया, पर्पल कलर कलरलेस हो गया। आपने सल्फर डाइऑक्साइड गैस किया ऐड, तो ऑरेंज कलर जो है वो किसमें चेंज हो गया, ग्रीन कलर में। ठीक, तो ये है आपका एक और कैरेक्टरिस्टिक जो ये कंफर्म कर देता है कि अगर कलर चेंज हो रहा है तो वो भी केमिकल रिएक्शन मानी जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ, जो है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया है कि हीट बढ़ रही है या कम हो रही है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में, तो आई होप ज्यादा प्रॉब्लम वहां पर नहीं होगी। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ, चेंज इन टेम्परेचर। तो अब जो है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक वो है चेंज इन टेम्परेचर। अब जब मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी चेंज की बात आती है तो चेंज में दो चीजें होती हैं, या तो वो चीज इंक्रीज होगी और या वो चीज डिक्रीज होगी। ठीक है ना, यानी कि अगर टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर भी या तो बढ़ेगा या फिर कम होगा। और अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, बताइए, ऐसी रिएक्शंस को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये हमने करा है कवर, हाउ टू मेक अ रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। नहीं अगर आपको पता है तो प्लीज जाके इससे पहला वाला लेक्चर देखिए। ठीक है, उसमें हमने यही कवर किया है, हाउ टू मेक अ रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस। तो टेम्परेचर जो अगर बढ़ रहा है, यानी कि अगर वो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक। और वही टेम्परेचर अगर डिक्रीज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, तो अगर किसी भी रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो एक केमिकल रिएक्शन है। जैसे एग्जाम्पल की अगर आप बात करो तो पहले अगर हम एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल लें तो एक्सोथर्मिक में तो एक रिएक्शन आपको याद हो ही जाएगी, आप इतनी बार कर रहे हो, कौन सी, Zn, अरे एक तो ये चौक, Zn प्लस H2SO4 गिव्स आउट, बताइए अब तो याद होगा कि 5 बार कर लिए, ZnSO4 प्लस H2। तो बेटा ये वाली रिएक्शन है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब देखो इसमें एक और कैरेक्टरिस्टिक पहले से है, तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि ऐसी रिएक्शंस का एग्जांपल दीजिए जिसमें एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक हो, तो इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक तो ये है कि ये गैस है, इवोल्यूशन ऑफ गैस दिखा रहा है ना। और इसमें ये भी है कि ये जब होती है, जिंक के जो ग्रैन्यूल्स हैं, जिंक ग्रैन्यूल्स जो हैं, जब ये कंबाइन होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये आपको क्या देते हैं, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। और ये रिएक्शन गर्म होती है, मतलब कि इसमें टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और अगर आपको अच्छे से याद हो तो मैंने आपको बताया था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब आप रिप्रेजेंट करते हो तो आप प्रोडक्ट साइड में क्या लिख देते हो, हीट, है ना। तो प्रोडक्ट साइड में आप हीट लिख दो। और यहाँ पे आपका एक एग्जांपल ऐसे क्वेश्चन अगर ये आता है कि गिव अ रिएक्शन इन विच मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक इज शोन, तो आप ये लिख सकते हैं। इसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस है और साथ साथ हीट भी है। ठीक है, दूसरा एक और अगर आपको करना है तो आपको ये पता होना चाहिए क्विक लाइन क्या होता है, यानी गैसेस क्विक लाइन क्या होता है, प्लस जब इसमें हम वाटर ऐड करते हैं तो ये हमको देता है स्लेक लाइन, स्लेक्ड लाइन। ठीक है, और ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसमें भी क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। पर सवाल मेरा ये है कि क्विक लाइन क्या होता है। क्विक लाइन होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है,
कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को आप कहते हैं क्विकलाइम, ठीक। और जब ये पानी के साथ कंबाइन होता है तो ये बनाता है स्लेक्ड लाइम, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। समझ गए? CaO क्विकलाइम या लाइम भी कहते हैं इसको, क्विकलाइम भी कहते हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड इसका नाम है वैसे। और जब ये पानी के साथ कंबाइन होता है तो ये हमें स्लेक्ड लाइम देता है, जिसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और क्योंकि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसलिए इसमें हीट भी इन्वॉल्व रहती है, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गए दोनों के दोनों किसके एग्जाम्पल? एक्सोथर्मिक के एग्जाम्पल। और एक आपका हम उसका भी एग्जाम्पल दे देते हैं, किसका? एंडोथर्मिक का। एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक में क्या है? जब अमोनियम क्लोराइड को आप बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करोगे, किसको? अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, NH4 अमोनियम, Cl इज क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को आप किसके साथ कंबाइन कर रहे हो? बेरियम हाइड्रोक्साइड के, BaOH होल ट्वाइस। अब देखो, जैसे मैंने बोला था ना आपको, नहीं बचा है तो हम प्रोडक्ट साइड में लिख देंगे। इसको मैं हल्का सा इधर कर देता हूँ नीचे की तरफ। BaOH होल ट्वाइस मतलब बेरियम हाइड्रोक्साइड, और प्रोडक्ट साइड में जो आपको मिलेगा वो है बेरियम क्लोराइड, BaCl2 प्लस अमोनिया, NH3, और क्या बच रहा है? वाटर प्लस H2O, ठीक है। बेरियम क्लोराइड बच रहा है, अमोनिया बचता है NH3, और क्या बच रहा है? H2O। और बैलेंस होगा खैर बाद में, बट देन इतना काफी है। और एक ऐसी रिएक्शन है एंडोथर्मिक, और आपको पता है एंडोथर्मिक रिएक्शन हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिएक्टेंट साइड में हीट लिख के। तो यहाँ पे हम प्लस में क्या लिख सकते हैं? हीट। तो ये आपका क्या हो गया? चेंज इन टेम्परेचर के एग्जाम्पल हो गए कि अगर टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है तो उसके लिए भी केमिकल रिएक्शन मानी जाएगी, ठीक है। एक लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है, यहीं पे कवर कर दूं क्योंकि उसमें लिखने जैसा तो कुछ है नहीं, यहां पे कवर कर देते हैं। वो है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट। अब ये जो चेंज इन स्टेट है, चेंज इन स्टेट मतलब कितनी स्टेट है आपके पास? जनरली वैसे तो 5 पढ़ते हैं आप, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन आपके पास मेनली जो स्टेट है वो कितनी है? सॉलिड, फिर लिक्विड एंड फाइनली गैस। तो इसका जो एग्जांपल दिया जाता है वो दिया जाता है बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, कि आप जो मोमबत्ती जलाते हो, वो जो मोमबत्ती जल रही है वो पहले सॉलिड रहती है, जिस पोर्शन पे, वो जो अपर पोर्शन है उसका, जहाँ पे वो जल रही होती है, वहाँ पे उसका लिक्विड, जिसको आप मोम बोलते हो, जो टपकता है हाथ में, बचपन में खेलते थे ना ऐसे गिराते थे अपने हाथ में, तो वो लिक्विड में होता है। और जो वो जल रही होती है उसकी बत्ती, वो उसमें क्या होती है? गैस, काला काला धुआं आपने देखा होगा, तो वो गैस बनती है। तो वो परफेक्ट एग्जाम्पल है किसका? केमिकल रिएक्शन किस कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है? चेंज इन स्टेट को शो कर रहा है, सॉलिड से लिक्विड, और साथ साथ वो गैस भी बन रहा है। यहाँ पर एक सवाल ये आ जाता है कि स्टेट तो चेंज पानी की भी होती है। आप पानी को जमा दो, वो लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा, उबाल दो तो लिक्विड से वेपर बन जाएगा, तो वो एक केमिकल रिएक्शन क्यों नहीं है? तो उसका सबसे बेसिक जो एक्सप्लेनेशन है वो यही होगा कि अगर आपने ध्यान दिया हो तो केमिकल रिएक्शन की बॉटम लाइन एक्सप्लेनेशन ये होती है कि ये इरिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं, मतलब कि वापस से आप वो चीज़ नहीं ला सकते। मतलब जो कैंडल आपने जलाई है उसके धुएं से आप दोबारा कैंडल तो नहीं बना सकते ना, लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं है। आप क्या करोगे? जो आपने सॉलिड किया है लिक्विड से पानी को, जो आइस में कन्वर्ट किया, वही आइस दोबारा से लिक्विड में आ सकती है, यानी कि वो एक रिवर्सिबल चेंज हो जाता है, ठीक है। तो चेंज इन स्टेट में आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्टेट तो चेंज हो ही, लेकिन जो रिएक्शन हो रही है वो इरिवर्सिबल ना हो, सॉरी रिवर्सिबल ना हो, इरिवर्सिबल हो, क्योंकि अगर वो रिवर्सिबल हुई तो फिर वो एक केमिकल रिएक्शन नहीं कही जाएगी, ठीक है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक बाद में आती हैं। बॉटम लाइन जो डेफिनेशन है केमिकल रिएक्शन की वो यही है कि वो रिवर्सिबल नहीं होनी चाहिए, वो इरिवर्सिबल होनी चाहिए। तो ये 5 रिएक्शंस, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक हैं जो डिसाइड करती हैं कि कोई रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ठीक है। एक या एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक किसी रिएक्शन में हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही होगी। अभी एक्सप्लेनेशन दिया ना मैंने इस वाले का, इसमें क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस है और हीट भी है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक होगी, मोर देन वन भी हो सकता है। पर अगर इनमें से 5 में से एक भी नहीं है, इसका मतलब वो केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। आई होप ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ आई हों। नेक्स्ट आपसे मिलेंगे बैलेंसिंग के ऊपर कि बैलेंस कैसे की जाती है केमिकल इक्वेशन के। तब तक आप इसे पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।